बच्चों, पीछे की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया त्रिभुजों के प्रकार को, जिसमें हमने सीखा कि त्रिभुजों की मुख्यतः 6 प्रकार होती हैं। 3 प्रकार उनके कोणों को ध्यान में रख के की गई हैं और 3 प्रकार त्रिभुजों की उनकी भुजाओं को ध्यान में रख के की गई हैं। 3 प्रकार जो कोणों के आधार पर विभाजित किए गए हैं वो हैं अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर विभाजित किए गए त्रिभुजों के प्रकार हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की आमाप 3 इकाई, 4 इकाई व 5 इकाई है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5 इकाई है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आइए अब इनकी तीनों भुजाओं पर हम वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग हमने बनाए समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें AC भुजा की लंबाई सबसे लंबी है। इसमें हमने वर्ग बनाए जो वर्ग इकाई के हैं। 25 वर्ग बने। हम देख रहे हैं कि इसमें 25 वर्ग बने। भुजा BC जिसकी लंबाई 3 इकाई थी, इसमें हमने वर्ग बनाए तो 9 वर्ग बने हैं। भुजा AB जिसकी लंबाई 4 इकाई थी, इसमें 16 वर्ग बने हैं। अब हम यदि इनके वर्गों की संख्या को गिने तो 9 वर्गों की संख्या 9 है, वर्गों की संख्या 16 है और AC पर बने वर्ग में इकाई वर्गों की संख्या 25 है। अब इसमें एक मजेदार चीज आप देखेंगे कि BC और AB पर बने वर्गों की संख्याओं का योग AC पर बने वर्ग की संख्या के बराबर है, अर्थात दोनों 25 हैं। 16 जमा 9 बराबर 25। तो त्रिभुज ABC जिनके भुजाओं की माप क्रम से 3 इकाई, 4 इकाई व 5 इकाई है, हम पाते हैं कि सबसे बड़ी भुजा अर्थात 5 का वर्ग बराबर 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग, अर्थात 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, अर्थात 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस जमा 3 का वर्ग। कुछ और समकोण त्रिभुज मेरे सामने हैं, जिसमें त्रिभुज PQR जिसकी भुजाओं की लंबाई 6 इकाई, 8 इकाई व 10 इकाई है, तथा दूसरा समकोण त्रिभुज भी मैंने लिया है LMN जिसमें बिंदु M पर समकोण है तथा भुजाओं की लंबाई 15 इकाई, 20 इकाई एवं 25 इकाई है। तो देखते हैं कि गत त्रिभुज की तरह इन त्रिभुजों में भी बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिलता है कि नहीं। तो हम पाते हैं कि PR का वर्ग 10 का वर्ग बराबर 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 36 जमा 64 बराबर 100। ये बिल्कुल उतना ही है जितना 10 का वर्ग। हमारे तथ्य की पुष्टि हुई। अब दूसरा त्रिभुज लें। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसमें भुजाओं की लंबाई 15 इकाई, 20 इकाई एवं 25 इकाई है। आइए इनका भी वर्ग करें। 15 वर्ग हम पाते हैं 15 का वर्ग बराबर 225, 20 का वर्ग 400 होता है तथा 25 का वर्ग 625 है। तो हम पाते हैं कि 625 बराबर 400 जमा 225, अतः 25 का वर्ग बराबर 20 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। अतः हम पाते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक बहुत मजेदार गुण है कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बच्चों, इस रोचक तथ्य को उजागर करने का मुख्य श्रेय जाता है यूनानी मूल के गणितज्ञ पाइथागोरस को, जिन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व इस रोचक तथ्य को दुनिया के सामने प्रकाशित किया था। परंतु इससे भी हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व शुल्वासूत्र नामक पुस्तक में इस तरह का जिक्र किया गया है, जिसमें भारतीय मूल के गणितज्ञों ने इस तथ्य को काफी पहले उजागर कर दिया था। उन्होंने ऐसी 3 संख्याएं दे रखी थी जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा था और उनसे बनाए हुए त्रिभुज का माप समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण अवश्य उसमें समकोण बनता था। तो इस तरह से उन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई तथा इस रोचक तथ्य को काफी पहले उजागर कर दिया था, परंतु कागज पर सैद्धांतिक रूप से इसको प्रकाशित करने का श्रेय जाता है यूनानी मूल के गणितज्ञ
पाइथागोरस को। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय जिसको नाम दिया गया है, इसका कथन क्या है। कथनानुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आओ देखें कैसे इस पाइथागोरस प्रमेय को हम ज्यामितीय रूप से सिद्ध कर सकते हैं। भारतीय मूल के गणितज्ञ बोधायन ने इसका एक और प्रमाण दिया। उन्होंने एक तरीका सुझाया। आइए देखते हैं कि बोधायन ने किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था। आइए सबसे पहले हम इसको बोधायन विधि द्वारा सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। रचना, भुजा AC पर वर्ग AHIC बनाया, भुजा BC पर वर्ग BCDE बनाया तथा भुजा AB पर वर्ग ABFG बनाया। बिंदु BI को मिलाया तथा AD को मिलाया एवं CI के समांतर बिंदु B से BJ की रचना की। इसको सिद्ध करने से पूर्व हम ध्यान रखेंगे सर्वांग सम के नियमों का तथा जो हमारे क्षेत्रफल के जो मुख्य परिणाम हैं उनका एक बार हम लोग अवलोकन कर लेते हैं कि क्योंकि हमें इसके सिद्ध करने में उन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला परिणाम है एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए त्रिभुज तथा आयत के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है। इस चित्र से आप पाएंगे कि हमने एक आयत लिया है A, B, C, D तथा एक ही आधार DC पर तथा समांतर रेखाओं AP तथा DC के मध्य एक अन्य त्रिभुज बना हुआ है DCP। हम जानते हैं कि त्रिभुज DCP का क्षेत्रफल आयत ABCD के क्षेत्रफल के आधा होता है। इस गुण को हम अपनी उत्पत्ति में प्रयोग करेंगे बोधायन विधि के द्वारा। और पिछली कक्षाओं में आप सर्वांग सम के नियमों के बारे में भली भांति पढ़ चुके हो। उनको आपको मालूम है कि 4 तरीके से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। हम उनको भी बीच बीच में प्रयोग करेंगे बोधायन विधि में। तो आइए अपनी पुराने चित्र पे आ जाते हैं। त्रिभुज BCI तथा त्रिभुज ACD में BC बराबर CD एक ही वर्ग की भुजाएं हैं। AC बराबर CI एक ही वर्ग की भुजाएं हैं तथा कोण ACI बराबर कोण BCD प्रत्येक 90 अंश है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है। कोण ACB को दोनों तरफ जोड़ें तो हम पाएंगे कि कोण BCI बराबर कोण ACD। अतः भुजा कोण भुजा अभिलक्षणिक गुण धर्म द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि BCI सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अतः ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा BCD त्रिभुज के क्षेत्रफल के। अब चूंकि हमने अभी आपको बताया था कि एक समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधा होता है, तो हम भली भांति कह सकते हैं कि त्रिभुज BCI का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आयत के CIJ का क्षेत्रफल। अर्थात आप इसको देखें, त्रिभुज BCI का क्षेत्रफल, ये जो मैं पोर्शन जो हिस्सा लाइन बना रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के आधा होगा। इसी प्रकार चूंकि त्रिभुज BCI और त्रिभुज ACD दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर थे, इसलिए इसी प्रकार इसी गुण से जो हमने अभी कुछ देर पहले प्रयोग में किया था कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वर्ग BCDE का क्षेत्रफल। इससे क्या सिद्ध होता है कि आयत
के सी ई आई जे का क्षेत्रफल बराबर वर्ग बी सी डी ई का क्षेत्रफल। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में संबंध स्थापित किया है, हम सिद्ध कर सकते हैं कि आयत ए के जे एच का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग जी ए बी एफ का क्षेत्रफल। अतः वर्ग ए एच, अब दोनों आयतों के क्षेत्रफल को हम मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि आयत के जे आई सी का क्षेत्रफल जमा आयत ए के जे एच का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए सी आई एच का क्षेत्रफल। अतः वर्ग ए एच आई सी का क्षेत्रफल बराबर दो वर्गों अर्थात जी ए बी एफ का क्षेत्रफल जमा बी सी डी ई का क्षेत्रफल। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में संबंध स्थापित किया है, हम सिद्ध कर सकते हैं कि आयत ए के जे एच का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग जी ए बी एफ का क्षेत्रफल। अतः वर्ग ए एच, अब दोनों आयतों के क्षेत्रफल को हम मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि आयत के जे आई सी का क्षेत्रफल जमा आयत ए के जे एच का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए सी आई एच का क्षेत्रफल। अतः वर्ग ए एच आई सी का क्षेत्रफल बराबर दो वर्गों अर्थात जी ए बी एफ का क्षेत्रफल जमा बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम पाते हैं कि ए सी का वर्ग या ए सी पे बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, ये थी बौधायन विधि, जिसमें बौधायन ने सर्वांग समता और आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफलों को प्रयुक्त करके उनको प्रयुक्त किया था इस प्रमेय के सिद्धिकरण के लिए। परंतु आज क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक जमाना है जिसमें हर बच्चे को जल्दी होती है कि उसका प्रमेय हो या कोई भी चीज़ हो उसको जल्दी से जल्दी सिद्ध किया जाए। आपने देखा होगा थोड़ा सा आपको जटिलता महसूस हुई होगी इसमें, क्योंकि इसमें हमें पुराने कई परिणामों को याद करना पड़ा था, उनको प्रयोग करना पड़ा था। तो आइए एक सरल तरीके की तरफ हम प्रस्थान करते हैं जिसमें हम समरूपता का प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए। त्रिभुज ए बी सी जहां बिंदु बी पर समकोण बना हुआ है, रचना शीर्ष बी से भुजा ए सी पर लंब बी डी खींचा है, अर्थात कोण बी डी ए और कोण बी डी सी दोनों समकोण होंगे। उपपत्ति त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर, चूंकि कोण ए दोनों त्रिभुजों में सम्मिलित है, अतः कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, तथा कोण बी डी ए बराबर कोण ए बी सी, क्योंकि दोनों ही कोण समकोण हैं। अतः समरूपता के कोण कोण अभिलक्षणिक गुण धर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बटे ए डी बराबर ए सी अपॉन बटे ए बी, अर्थात ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणा ए सी। इसको हम समीकरण 1 के नाम से लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में कोण सी बराबर कोण सी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी दोनों ही कोण समकोण हैं। इसलिए ए अभिलक्षणिक गुण धर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। हम जानते हैं कि संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, इसलिए
BC BC बटे AC बराबर DC बटे BC, अर्थात BC वर्ग बराबर AC गुणा DC। इसको हम समीकरण 2 ले सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें मिलेगा AB वर्ग जमा BC वर्ग बराबर AD गुणा AC जमा AC गुणा DC, अर्थात AB वर्ग जमा BC वर्ग बराबर AD गुणा AC जमा AC गुणा DC बराबर AC को यदि आप उभयनिष्ठ ले लें तो आप पाएंगे कि अंदर कोष्ठ के अंदर बचेगा AD जमा DC। चित्रानुसार हम पाएंगे कि AD जमा DC कितना है AC, इसलिए ये हुआ AC वर्ग। अतः AB वर्ग जमा BC वर्ग बराबर AC वर्ग। बच्चों, आपने पाइथागोरस प्रमेय के कथनानुसार पाया कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या इसका विलोम भी सही है? जैसा कि हमने देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम देखें क्या इसका विलोम भी सही होगा। यदि इन्हीं संख्याओं के साथ एक ऐसा त्रिभुज बनाए जिसमें तीनों अमाप हों, 3, 4, 5, उदाहरण के लिए यदि मैं 3, 4, 5 इकाई लंबाइयों का एक त्रिभुज बनाऊं तो देखूं क्या हमारा त्रिभुज अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या इसका विलोम भी सही है? जैसा कि हमने देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम देखें क्या इसका विलोम भी सही होगा। यदि इन्हीं संख्याओं के साथ एक ऐसा त्रिभुज बनाए जिसमें तीनों अमाप हों, 3, 4, 5, उदाहरण के लिए यदि मैं 3, 4, 5 इकाई लंबाइयों का एक त्रिभुज बनाऊं तो देखूं क्या हमारा जो त्रिभुज बनेगा, जो त्रिभुज की रचना होगी, क्या वो समकोण त्रिभुज होगा। सबसे पहले हम आधार बनाएंगे BC, जो कि 8 सेंटीमीटर का है। इस बार मैं इकाई सेंटीमीटर में ले रहा हूं, इसलिए 8 सेंटीमीटर। दूसरी भुजाएं, एक अन्य भुजा है 6 सेंटीमीटर एंड तीसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का बिंदु B से चाप लगाया, अन्य भुजा है 10 सेंटीमीटर की, सो इसलिए हम अपने प्रकार में 10 सेंटीमीटर फिर से नापेंगे या अपने प्रकार को 10 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। यह है हमारा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर C को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे जो पहली चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। अब AB तथा AC को मिलाएं। AB AC, यह है आपका त्रिभुज ABC। आइए अब इसके कोणों को भी माप लें। सबसे पहले हम कोण B को माप रहे हैं और हमने पाया कि कोण B का माप 90 अंश है। 90 अंश।
इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों, हमने देखा कि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य यदि छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो ऐसे 3 अंकों को पाइथागोरियन त्रिअंक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे त्रिअंकों के साथ कोई भी आप त्रिभुज बनाएंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक कोण समकोण अवश्य होगा। तो क्या हम इसको ज्यामितीय ढंग से भी सिद्ध कर सकते हैं? आइए देखते हैं। यदि त्रिभुज में बड़ी संख्या का वर्ग शेष अन्य दो संख्याओं या भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होता है। तो बच्चों, यह है कथन पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का। हमने देखा कि बिल्कुल उल्टा कर दिया है। पाइथागोरस प्रमेय में हमें समकोण त्रिभुज ज्ञात था, उसमें हमने सिद्ध किया था कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। इसमें हमें ज्ञात है, इसमें हमें उल्टा कर दिया है, कथन ही बिल्कुल विपरीत हो गया है। इसमें हमने लिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग यदि शेष अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के बराबर हो या बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब इसको हम ज्यामितीय रूप से सिद्ध करेंगे। ज्ञात है एक त्रिभुज ABC जिसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ये त्रिभुज हमें ज्ञात है जिसमें हमें दिया हुआ है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। मैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा हूं। एक ऐसी समकोण त्रिभुज की रचना जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः दिए हुए त्रिभुज के बराबर की होंगी। यह है त्रिभुज PQR जो बिंदु Q पर समकोण है तथा ज्ञात है त्रिभुज ABC जिसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। रचना त्रिभुज PQR की हमने रचना की है जिसमें कोण Q 90 अंश तथा PQ बराबर AB तथा QR बराबर BC हमने लिया है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कोण B समकोण होगा।
त्रिभुज ए बी सी में हमें ज्ञात है कि ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग जमा बी सी वर्ग। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग जमा क्यू आर का वर्ग। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बराबर ए बी, इसलिए पी क्यू की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर बी सी, अतः क्यू आर वर्ग की जगह हम बी सी का वर्ग लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण आई, समीकरण 2 और समीकरण 1। ये पहली समीकरण में हमें ज्ञात था, दूसरी समीकरण हमने रचना द्वारा ली है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा कि ए सी वर्ग बराबर पी आर वर्ग, अतः ए सी बराबर पी आर। अब त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बराबर ए बी रचना द्वारा, क्यू आर बराबर बी सी रचना द्वारा और पी आर बराबर ए सी। अब ये हमने सिद्ध किया है कि ए सी बराबर पी आर, अतः भुजा 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 सर्वांग सम अभिलक्षणी गुण धर्म द्वारा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो कोण Q बराबर कोण B, परंतु कोण Q का मान 90 अंश है, इसलिए कोण B का मान भी 90 अंश होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों, हमने देखा कि ऐसी तीन संख्याएं जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर था, और उन संख्याओं से यदि हम त्रिभुज की रचना करें, उन्हीं आमापों से त्रिभुज की रचना करें, तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बच्चों, आज हमने अपने इस अध्याय में पाइथागोरस प्रमेय तथा उसके विलोम को सत्यापित किया है, उसको प्रमाणित किया है। अनेक उदाहरण भी हमने इसमें लिए हैं और उनके ज्यामितीय प्रमाणों से भी उसको सिद्ध किया है। पाइथागोरस प्रमेय जिसका कथन था कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तथा उसके विलोम, उसके ठीक उल्टा हमने ये भी प्रमाणित किया, यदि त्रिभुज में बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ऐसे तीन अंक, हम कोई भी तीन अंक लें जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग या बड़े अंक का वर्ग शेष दो भुजाओं के या दो अंकों के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उन अंकों से रचित त्रिभुज, उन संख्याओं को यदि माप लें और उनके आमापों से त्रिभुज बनाएं, तो ऐसे बने हुए त्रिभुज सदैव ही समकोण त्रिभुज होते हैं। और भारत में तो ये प्रथा बहुत ईसा पूर्व से भी हजारों वर्ष पूर्व प्रचलित थी, और हम लोग इन्हीं नंबरों से, इन्हीं संख्याओं से समकोण त्रिभुज की रचना किया करते थे। और आज भी हम इन्हीं तीन अंकों, ऐसे तीन अंक, तीन संख्या कोई भी आप ले लें जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर यदि है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, और आप भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज, ऐसी संख्याओं के द्वारा रचित त्रिभुज सदैव ही समकोण त्रिभुज होंगे।